अरे अब आ रही हो चाय लेकर। कितनी बार कहा है कि सफर वाले दिन सूरज से पहले उठो। अम्मा जी, हम तो 4 बजे उठ गए थे। सारा सामान पैक हो गया है, बस आपकी चाय थोड़ी देर से बनी। और वैसे भी अम्मा, सूरज जी आपकी स्पीड देखकर पीछे छुप गया होगा। इतना हुक्म चलाया आपने आज। देख रही हो रचना, ये है तेरी छोटी देवरानी। जुबान तो देखो आजकल की बहुएं, कोई शर्म लिहाज नहीं। हम तो बेशरम है अम्मा, आप तो रोज कहती है, आज खुद कबूल कर लिया। हाय राम, कैसी कैसी बहुएं मिल गई हैं। गांव की औरतें तो सिर झुका कर चलती थी, और ये देखो हंसते हुए जवाब देती है। जिसके बाद तीनों सास बहू कार से रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो जाती हैं, जहां सास ने साड़ी पहना हुआ था और वहीं बहुएं स्मार्ट कुर्तियों में थी। कुछ देर बाद वो सभी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती हैं। हे भगवान, ये रेलवे स्टेशन है या मेला? और देखो जरा, लड़कियां क्या क्या पहनकर घूम रही हैं। अम्मा, ये लखनऊ है, यहाँ फैशन दिखाना है, घूंघट नहीं। अम्मा जी, ट्रेन आ रही है, हम नंबर ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आती है, जहां तीनों सास बहू अपना अपना सीट नंबर देखकर अपने अपने सीट पर बैठ जाती हैं। गोमती देवी खिड़की के पास बैठती हैं, तो वहीं बहुएं सामने वाली सीट पर। अब मेरी बूढ़ी हड्डियां गांव जाकर ही आराम पाएगी। ये शहर तो मुझे रोक दे रहा है। और गांव जाकर आप क्या करेंगी अम्मा? फिर बहुएं कहेंगी, अम्मा ने हमें चैन से जीने नहीं दिया। अब मैं क्या कहूँ, बहुएं भी ऐसी जो सास को सास नहीं, मजाक समझती है। अम्मा जी, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आप ही तो हैं जो हमसे हमेशा जुड़ी रहती हैं। हाँ बेटा, प्यार तो है, पर तुम्हारी ये नई चाल चलन, आजादी, खुले विचार, ये नहीं पचते मुझे। अम्मा, ये चाल चलन नहीं, समय की मांग है। आजकल लड़कियों को पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर होना चाहिए, और साड़ी की जगह सलवार कुर्ती पहननी चाहिए, बाल खोलने चाहिए, और सबके सामने ठहाके लगाने चाहिए। ये है तुम्हारी तरक्की? नहीं अम्मा जी, तरक्की ये है अपने फैसले खुद लेने की आजादी। इंसान चाहे साड़ी पहने या जीन्स, असली इज्जत तो सोच में होती है। एक और सास और दोनों बहुएं बात कर रही होती हैं, तो वहीं ट्रेन अपने स्टेशन से चलना शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हीं के डिब्बे में 2 बुजुर्ग, एक नवविवाहित जोड़ा और एक कॉलेज की लड़की अकेली बैठी है। तभी मनीषा उनसे बातचीत करने लगती है। हाय, हेलो, कहाँ जा रही हो? बरेली मेरी नानी रहती है। ओह, कितनी प्यारी बात है। अकेले सफर कर रही हो? हाँ, आदत हो गई है, और कोई है भी नहीं जो छोड़े। तभी मनीषा की सास बीच में बोलते हुए कहती है, अरे बिटिया, अकेली लड़की को ऐसे सफर नहीं करना चाहिए, जमाना खराब है। अम्मा, जमाना नहीं, सोच खराब होती है। लड़की अगर आत्मनिर्भर हो तो सफर भी करती है और दुनिया भी संभालती है। अभी मनीष ने इतना कहा ही था कि तभी ट्रेन में एक चाय वाला आता है, जिससे दोनों बहू चाय खरीदती हैं और गोमती देवी पैसे देती हैं। जरा संभल कर बैठो बहू, कपड़े ऐसी पहनती हो कि आदमी चाय नहीं तुम्हें घूरते हैं। अम्मा जी, हम भले से ही कपड़े पहनते हैं। जो आदमी औरतों को घूरते हैं उसके संस्कार गंदे होते हैं। अरे हाँ अम्मा, अब तो सरकार भी कहती है दोष नजर में है, लड़कियों के कपड़ों में नहीं। ऐसी ही बातें करते करते दोपहर का समय हो जाता है। वही ट्रेन अपने तेज रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही होती है। तुम दोनों को देखती हूँ तो लगता है मेरे जमाने की औरतें बहुत भोली थी। अम्मा, वो समय और था, आज की दुनिया तेज है। बहुएं अब केवल चूल्हा चौका नहीं देखती, कंपनी और दफ्तर भी संभालती हैं। पर घूंघट, लज्जा, ये सब क्या हो गया? बहू तो घर की इज्जत होती है। अम्मा, इज्जत अब सिर्फ सिर पर पल्लू रखकर नहीं आती। बहू अब घर की इज्जत के साथ साथ समाज की ताकत भी बनती है। ऐसे ही बातें करते करते रात का वक्त हो जाता है, जहां सभी मुसाफिर धीरे धीरे सो जाते हैं, लेकिन सास अभी भी बैठी है। मनीषा बाहर का नजारा देख रही है, रचना किताब पढ़ रही है। बहू, एक बात कहूँ? जी अम्मा। तुम दोनों जितना बोलती हो ना, सुनती भी हो, मुझे ये अच्छा लगता है। भले ही तुम बेशरम हो, पर मन की साफ हो।
अम्मा, आपने बेशरम कहकर तारीफ की है, यह ताना मारा है। तुम जैसी बहुओं को कोई कुछ भी कहे, तुम खुद की बात कहने से नहीं डरती। यही हिम्मत सबसे बड़ी बात होती है। ऐसे ही कुछ देर बाद ट्रेन की खिड़की के पास बैठी गोमती देवी धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रही थी। रात का समय है, बोगी में हल्की रोशनी है। मनीषा खिड़की की ओर देख रही है और रचना चुपचाप किताब पढ़ रही है। नींद भी नहीं आ रही और ये सीट तो ऐसे हिल रही है जैसे गांव का हैंडपंप। माँ जी, आप चाहे तो मैं तकिया ठीक कर दूं, शायद आपको थोड़ी राहत मिले। रहने दो, बस तुम लोग अपना मोबाइल चलाओ। और हाँ, रात के समय बहू ऐसे खुली बालों में नहीं घुमा करती। माँ जी, हम बस आप पर ध्यान दे रहे थे, फोन तो बंद ही है। अभी रचना ने इतना कहा ही था कि तभी एक कोच में शोर उठता है। कुछ यात्री चिल्ला रहे हैं, एक बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तभी एक औरत घबराई हुई है। कोई डॉक्टर है क्या? मेरा बेटा बहुत तेज बुखार में तड़प रहा है। अरे मनीषा, चलो देखते हैं। हाँ दीदी, मैं फर्स्ट एड बॉक्स भी ले लेती हूँ। जिसके बाद दोनों बहुएं दौड़कर उस महिला के पास जाती हैं। गोमती देवी भी सही से बैठ जाती है और चुपचाप देखती रहती है। दीदी घबराइए मत, हमें दवाई की थोड़ी जानकारी है। मैं बच्चे का तापमान देखती हूँ। ये लो दीदी, माथे पर रखिए। ये पैरासीटामोल है, उम्र के हिसाब से एक छोटा चम्मच देना है। भगवान तुम्हारा भला करे, कोई नहीं सुन रहा था। अरे बहन, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ऐसा कहकर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है। बाकी यात्री भी तारीफ करते हैं। गोमती देवी बहुओं की तरफ गौर से देखती है और फिर धीरे से खिड़की से बाहर देखने लगती है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे ही रात के लगभग 2 बज रहे होते हैं और बोगी में लगभग सभी यात्री सो रहे हैं। तभी एक युवक धीरे से उठता है और एक बूढ़ी महिला का बैग खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उस चोर को ये नहीं पता था कि रचना और मनीषा अभी भी जागी हुई है। तभी मनीषा की नज़र उस पर पड़ती है। दीदी देखो, वो लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, सच में। चलो धीरे से चलकर देखते हैं। जिसके बाद दोनों बिना शोर किए उठती हैं। मनीषा आगे बढ़ती है और चुपके से युवक का कंधा पकड़ती है। अरे ये बैग तेरा नहीं है, चुपचाप छोड़ दे, वरना पुलिस को बुला लेंगे। तू कौन होती है पूछने वाली? गलत। ज्यादा चिल्लाया तो सबको जगा देंगे। हाथ छोड़ और पुलिस को बुलाने दे। इस तरह की आवाज सुनकर बूढ़ी महिला उठ जाती है और चिल्लाती है। तभी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहाँ एक आरपीएफ का जवान आ जाता है और चोर को पकड़ लेता है। बेटा, तुम दोनों ना होती तो मेरी सारी पेंशन चली जाती। भगवान भला करे तुम दोनों का। जिसके बाद ट्रेन के डिब्बे में मौजूद लोग बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब गोमती देवी बस चुपचाप सुनती है। थोड़ी देर बाद बहुएं वापस सीट पर आती हैं। रचना, मनीषा। जी माँ जी। मैंने हमेशा तुम दोनों को उल्टा सीधा बोला, बेशरम कहा, लेकिन आज मैं गलत साबित हो गई हूँ। तुम दोनों ने जो हिम्मत, समझ और इंसानियत दिखाई, वो मेरे बेटे भी शायद नहीं दिखा पाते। माँ जी, आप हमें डांटती थी तो हम समझते थे कि आपका प्यार है, लेकिन आज जो आपने कहा वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों मेरी शान हो बेटा। अब जब गांव में उतरूंगी तो सबको गर्व से बताऊंगी कि मेरी बहुएं कितनी समझदार और बहादुर है। इसके बाद पूरी रात ट्रेन अपनी फुल स्पीड में पटरी पर दौड़ती है। ऐसे ही सुबह का समय हो जाता है और ट्रेन गोमती देवी के गांव के रेलवे स्टेशन पर जाकर रुक जाता है, जहां गांव के कुछ लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। अरे गोमती दीदी, कैसी हो? ये साथ में कौन है? ये मेरी बहुएं हैं, रचना और मनीषा। पढ़ी लिखी भी है और दिल की भी बहुत बड़ी हैं। पहचाना नहीं जाता गोमती बहन, आप तो अपनी बहुओं को देखती नहीं थी। कभी कभी बहुएं ही सिखा देती है कि माँ कैसे बनना है। इसी तरह से तीनों, गोमती देवी, रचना और मनीषा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव की ओर बढ़ जाते हैं। वहीं ट्रेन पीछे सीटी देते हुए रवाना हो जाती है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं अपने बेटे की शादी में फॉर्च्यूनर गाड़ी ही लूंगा।
अरे तुम मेरे बेटे जैसा लड़का लालटेन लेकर भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलने वाला तुम्हें। अरे सरकारी नौकरी है सरकारी नौकरी। अरे तुम चाहते हो कि मैं ये शादी मतलब मुफ्त में करा दूं बिना किसी पैसे के? नहीं नहीं समधी जी, आप मेरी इज्जत रख लीजिए, बस मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, मैं खुद ही फॉर्च्यूनर गाड़ी आपके दरवाजे पर लेकर आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे ही शादी के बाद मुकरने वाले। अरे चल बेटा ढोलू वापस चल। जी पापा जैसा आप कहें, मैं उठ जाता हूँ मंडप से। अरे हाँ उठ खड़ा हो, तुझे मैं ऐसे कंगालों के घर में नहीं बयाने वाला हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, मंडप से मत उठिए, आपके बाद मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मेरी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। माँ जाने दीजिए, ऐसे दहेज के लालची लोगों को, जिसे मेरे माता पिता की मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं, मैं उससे शादी हरगिज नहीं कर सकती। हाँ माँ, छुटकी बिल्कुल सही कह रही है। अरे ऐसे दहेज के लालची लोगों को तो चप्पल से मारकर भगाना चाहिए। अरे चुप करो तुम दोनों, अगर ढोलू से शादी नहीं होगी तो भला कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? इस दहलीज से बारात अगर वापस चली गई तो मेरी बेटी को कौन अपनाएगा? पिताजी, मेरे पास है एक लड़का जो पूरी तरह से शीतल के लिए सही है। आलोक, क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं इसी मंडप में तुम्हारी शादी शीतल से करवा दूं। नहीं भाभी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं शीतल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो दिल की बहुत ही साफ है, और इस ढोलू जैसे फटे हुए ढोल के साथ शादी कराने से तो अच्छा है कि मैं ही शीतल को अपना लूं। शीतल, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्योंकि तुम्हारी मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। आलोक जी, ये पूछकर तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो आपको जानती हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मुझे अपना रहे हैं। तो ठीक है, अब से मेरी छुटकी मेरी देवरानी बनेगी, लेकिन उससे पहले इन लालची लोगों को सबक सिखाकर इन्हें यहाँ से रवाना करना होगा। इसके बाद मनीलाल और उसके बेटे ढोलू को चप्पल मारकर वहां से भगाया जाता है। उसकी चारों तरफ थू थू होती है और उसे दहेज का लालची कहकर भगा दिया जाता है। वहीं कंचन अपनी छोटी बहन की शादी में अपने देवर के साथ आई हुई होती है, लेकिन ऐसे माहौल में वो अपने देवर की शादी उसी मंडप में अपनी छोटी बहन शीतल से करा देती है। आलोक बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मेरी फूल जैसी बेटी को अपनाया, मेरी खुशनसीबी है। और रही बात फॉर्च्यूनर की, तो वो तो मैं दे ही दूंगा। हाँ बेटा, अगर आज तुमने मेरी बेटी को नहीं अपनाया होता तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। अरे माँ पिताजी, आप दोनों कैसी बातें बोलकर मुझे लज्जित कर रहे हैं? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? और आप पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं गाड़ी देने के लिए? हाँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आपने मुझे अपनी बेटी दे दी, इससे अनमोल रत्न और क्या ही होगा। हाँ माँ, आलोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, अब हम चलते हैं। दरअसल यहाँ तो आलोक की शादी हो गई, लेकिन वहाँ माँ पिताजी को पता ही नहीं है। अब जाकर तो हमें उन्हें सरप्राइज देना ही पड़ेगा ना। पर बेटा, इतनी जल्दी? हाँ माँ, आज ही हमें निकलना होगा। दरअसल माँ को यहाँ पर क्या हुआ है ना, इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, इसलिए हमें जाकर उन्हें सब कुछ समझाना होगा। बाकी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक होगा। ठीक है, बाकी मैं सफर के लिए खाने पीने का सामान रखवा देती हूँ। इसके बाद ब्रिजेश और ममता अपनी बेटी शीतल की विदाई कर देते हैं। इसके कुछ देर बाद शीतल, आलोक और कंचन रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं ताकि वो शहर जाने के लिए ट्रेन पकड़ सके। शीतल, ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी देवरानी बनोगी। सच में मेरे तो भाग्य ही खुल गए, क्योंकि मुझे भी एक डर था कि मेरी देवरानी पता नहीं कैसी होगी, मेरी उससे बनेगी या नहीं। हाँ दी, डर तो मुझे भी था कि पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। और जिस तरीके से मनीलाल और उसका बेटा ढोलू था, उन्हें देखकर तो मैं घबरा ही गई थी कि अगर मेरी शादी इनके घर हो जाती तो वो तो मेरा खून ही पी जाते। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तेरी और आलोक की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अभी कंचन इतना कहती ही है कि तभी उसका देवर आलोक वहां पर आ जाता है। भाभी, शीतल जी, बड़ी मुश्किल से 3 टिकट मिला है, अब बस ट्रेन के आने का इंतजार है। ये लीजिए आप लोगों के टिकट्स। इस प्रकार आलोक सभी को उनका टिकट दे देता है और कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां पर ट्रेन भी आ जाती है और सभी ट्रेन के अंदर चढ़कर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। दीदी, वैसे शहर जाने में हमें कितना समय लगेगा? हमें शहर जाने में करीब 1 दिन का समय लगता है। ये देख,
ट्रेन तो चलने लगी। एक चीज तो माननी पड़ेगी, ट्रेन का सफर होता बड़ा सुहावना है। जब मैं तेरी शादी में आई थी तब भी बड़े मजे से आई थी, पर अब जा भी रही हूँ तो और भी ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा भाभी जी, वैसे भाभी आपका एक ख्वाब तो ख्वाब ही बना रह गया ना कि आप मेरी बारात में वो वाला गाना गा नहीं पाई। क्या नाम था उसका? उसका वो अरे भाई, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं, ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं, अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। हाँ, यही वाला ये तो आपका सपना ही रह गया है ना। अरे कोई बात नहीं देवर जी, कम से कम आपको मेरी बहन जैसी अच्छी पत्नी तो मिल गई। हाँ ये तो है। शीतल जरा तुम भी कुछ बोलो, मतलब तुम भी कुछ सुना दो। ऐसे सफर में मजा नहीं आ रहा, मतलब तुम इतने चुप चुप लग रही हो। जी आलोक जी, तो फिर ये आप सुनिए। कौन दिशा में लेके चला रे पटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे पटुहिया, हे ठहर ठहर है सुहानी सी डगर, जरा देखन दे। अरे वाह, बहुत खूब। वैसे अब हर डगर मेरे साथ ही रहेगा। वैसे आलोक, हमने तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सुना ही दिया, अब तुम भी कुछ राग सुना दो। क्यों नहीं भाभी, आपकी बातें सराखों पर। चेहरा क्यों मिलता तेरा यूं ख्वाबों से मेरे, ये क्या राज है, कल भी मेरी ना थी तू, ना होगी तू कल मेरी आज है, तेरी है मेरी सारी वफाएं, मांगी है तेरे लिए ये दुआएं, ले जाए जाने कहाँ हवाएं, हवाएं ले जाए तुझे कहाँ हवाएं, हवाएं। अरे वाह देवर जी, आप तो बड़े छुपा रुस्तम निकले। कहीं मेरी बहन से चोरी छुप के आशिकी तो नहीं चल रही थी? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार सभी गाते मुस्कुराते हुए उस ट्रेन का सफर कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक चाय बेचने वाला आता है। चाय बोलो, चाय चाय चाय, गरम चाय, स्पेशल अदरक वाली इलायची वाली चाहिए। सर जी चाय पियेंगे क्या? कैसे दिया भैया चाय? बस साहब जी 10 रुपया की एक है। ठीक है, फिर एक काम कीजिए, आप 3 चाय कर दीजिए और ये लीजिए पैसे। इसके बाद आलोक उस चाय वाले से 3 चाय ले लेता है और उसे पैसे दे देता है। वाह, मजा ही आ गया। हाँ, इस चाय वाले के चाय में बात तो है कुछ। मैं तो पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हूँ, तो मुझे इसके बारे में कुछ खास नहीं पता, लेकिन हाँ चाय तो बढ़िया है। इसी प्रकार खाते पीते, हंसते खेलते, गाते मुस्कुराते सभी लोग सफर कर रहे थे। वहीं ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर चल रही थी। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और आलोक और शीतल और कंचन शहर अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या बहू, तू तो अपनी बहन की शादी में गई थी, और ये क्या, तू अपनी बहन को ही अपनी देवरानी बनाकर ले आई? हाँ भाभी, अगर आपको ऐसा ही सरप्राइज देना था तो कम से कम आप मुझे तो बता ही सकती थी। माँ जी, मेघा दीदी, आप सभी को मैं ये बता दूं कि दरअसल बात कुछ ऐसी हुई कि कंचन इसके बाद पूरा मामला अपने सास, ससुर और अपने पति हर्ष और ननद को समझाती है। बहुत अच्छा किया बहन तूने, जो ऐसे दहेज के लालची लोगों के साथ तूने अपनी बहन की शादी नहीं होने दी, और शीतल को हमारे घर की बहू बनाकर ले आई। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही किया। और आलोक बेटा, मुझे तेरे पर फक्र है। आज तूने साबित ही कर दिया कि मेरी परवरिश बिल्कुल सही है। चलो मेघा बेटी, जल्दी से अपनी नई भाभी के लिए थाली सजा कर ले आओ, गृह प्रवेश भी तो करवाना है। इसके बाद मनोरमा अपनी नई बहू का गृह प्रवेश करती है और शीतल भी अपनी सास, ससुर और सभी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है, माँ, पिताजी, जीजा जी, दीदी जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरा यहाँ आने से पहले मेरे अंदर बहुत डर था कि पता नहीं आप लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। आलोक जी को तो मैं समझ गई थी, लेकिन आप लोगों का स्वभाव मैंने यहाँ देखा।
तो मुझे ये विश्वास हो गया कि आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। मेरी दीदी अक्सर आप लोगों की तारीफ किया करती थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप लोग सच में तारीफ के काबिल हैं। मैं आज यहाँ आप लोगों से वादा करती हूँ कि मैं इस घर में एक बहू होने का, एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज बखूबी निभाऊंगी। अरे शीतल बेटा, तो इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी है। बेटी जिस प्रकार हमने मेघा को आजादी दी हुई है, वैसे ही आजादी तुम दोनों को भी है। इस तरह खुले विचारों को देखकर शीतल को बहुत खुशी होती है। वहीं रात में आलोक और शीतल की सुहाग रात होती है, जहां आलोक शीतल को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और उसके बाद वो दोनों अपनी सुहाग रात मनाते हैं। वहीं अगली सुबह से शीतल भी अपने ससुराल वालों के रंग में ढल जाती है और अपनी वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिताती है।